सो इस न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। क्वेश्चन है 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिजॉल्व्ड इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टन सॉल्वेंट डिक्रीजेज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। तो एक सॉल्वेंट दिया है जिसमें यूरिया एज ए सोल्यूट डाल रहे हैं हम लोग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, डिप्रेशन डेल्टा TF दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन 86 ग्राम ऑफ सेम सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट कॉमन है और दूसरा एक अननोन सोल्यूट डाल रहे हैं, उसका वेट दिया हुआ है। डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34 केल्विन, उसका भी डेल्टा TF डैश वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड, मोलर मास हमको निकालना है अननोन कंपाउंड का। तो देखो कंपेरेटिव क्वेश्चन है। फर्स्ट केस में यूरिया गिवन है एज अ सोल्यूट, सॉल्वेंट दोनों का कॉमन है और एक अननोन कंपाउंड है, उसका मोलर मास हमको निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है वो लिखा है। यूरिया W2 1.02 ग्राम, W1 इक्वल टू 98.5 ग्राम जो कि सॉल्वेंट का है। डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है 0.211 केल्विन, M2 की वैल्यू गिवन है 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद अननोन की जो दी है सारी वैल्यूज़ हमने लिखी है, W2 डैश, W1 डैश, डेल्टा TF डैश और M2 हमको निकालना है, M2 डैश निकालने का है, हमको फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला हमारे पास है 1000 KF इक्वल टू M2 इंटू डेल्टा TF इंटू W1 डिवाइडेड बाय W2, ठीक है। फिर इसमें फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1000 KF इक्वल टू M2 डैश इंटू डेल्टा TF डैश इंटू W1 डैश डिवाइडेड बाय W2 डैश, जो भी अपने पास वैल्यू है। फर्स्ट फार्मूले में यूरिया के केस की वैल्यूज़ डालेंगे और फिर M2 डैश फाइंड आउट करना और बाकी जो बची हुई वैल्यूज़ है वो पुट करेंगे। दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को फर्स्ट क्या किया है, देखो दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर डिवाइड किया है, इक्वल टू M2 डैश इंटू 18.173 इस तरीके की वैल्यू आती है। मैन्युअली कैलकुलेट करके देखना है, आंसर आता है 67.3 ग्राम। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन मीन्स लोअरिंग। अगेन क्या होने वाला है? लोअरिंग होने वाला है, टेम्परेचर का कम होने वाला है, ठीक है। वाई समझेंगे इस चीज को भी हम लोग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो देख लेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। लिक्विड फेज और सॉलिड फेज कैसे है? इक्विलिब्रियम, एंड द टू फेजेस हैव सेम वेपर प्रेशर। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जब लिक्विड और सॉलिड दोनों एक ही वेपर प्रेशर शो करेंगे इक्विलिब्रियम में, उस समय वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। वाटर से इसको रिलेट कर सकते हैं आप लोग, है ना। कैसा होगा? वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में, आइस जब वो बनना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीज हो गया वो, मतलब कि सॉलिड बन गया, आइस बन गया, तो उसको वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जब वो कन्वर्जन पॉइंट है लिक्विड का सॉलिड में, तो उसको इमेजिन करके फ्रीजिंग पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय डिसॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। क्या होता है? जब भी एक सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? सारी चीजें समझेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, है ना। नॉट वाली जो टर्म है वो प्योर के लिए है और सिंपल TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इसमें डेल्टा जो TF है, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सोल्यूशन। तो इसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। वाई? बिकॉज TF नॉट इज ग्रेटर। इसके हम लोग इस ग्राफ से भी इस चीज को समझेंगे। देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे वेपर प्रेशर है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो अगर एक सॉलिड सॉल्वेंट है तो उसके लिए कौन सा कर्व है? फर्स्ट कर्व इज फॉर सॉलिड सॉल्वेंट AB, सेकेंड कर्व CD इज फॉर द लिक्विड सॉल्वेंट एंड थर्ड कर्व EF इज फॉर द सोल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्वेंट में हम अगर कोई सोल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं तो एक नया जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो कर्व है, थर्ड कर्व है EF, ठीक है। तो कर्व AB शोज वेपर प्रेशर
कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, कर्व सी डी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। सी डी ये वाला कर्व जो है वो किसका है, प्योर लिक्विड का है। और कर्व ई एफ इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ दैट ऑफ द सॉल्यूशन दैट ऑलवेज लाइज बिलो द प्योर सॉल्वेंट। ये लिक्विड के वो हमेशा नीचे रहता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देख रखा है कि व्हाट इज वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, ठीक है। सॉल्यूट डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो वो हमेशा प्योर के नीचे ही रहेगा, ओके। उसके बाद में इसके कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट बी एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट बी और इंटरसेक्शन पॉइंट ई। तो ये दोनों पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखेंगे। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट बी में कौन से कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, पहले तो वो देखो। एक तो ए बी और सी डी पे कर्व बी इंटरसेक्ट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी दो फेसेस आ रही है, सॉलिड और लिक्विड, है ना। तो मीन्स हम क्या बोलेंगे कि ये वाले पॉइंट पे ये दोनों जो है वो कैसे है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट, तो इस टाइम पे इनका वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे इनका जो करस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, टी नॉट एफ से, क्योंकि ये दोनों कैसे प्योर सॉल्वेंट है इसकी वजह से, ठीक है। सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट हमने कौन सा बोला है, ई है। इसमें कर्व कौन से है, देखो ए बी कर्व और ई एफ कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है, ये सॉलिड सॉल्वेंट और ये जो सॉल्यूशन है ये इक्विलिब्रियम में। तो पॉइंट ई जो है ये वाला पॉइंट, ये इनके वेपर प्रेशर ए बी जो सॉलिड सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन, इन दोनों का वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम वेपर प्रेशर रहेगा। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है हम किससे डिनोट करेंगे, टी एफ से डिनोट करेंगे, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन से हम डिनोट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि सॉल्यूशन का जो टी एफ है, ठीक है, इट इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये देखो जो हमने एक्स एक्सिस पे इसका टेम्परेचर जो है, अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये लाइंस, तो प्योर सॉल्वेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट और ये सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे बी पॉइंट के इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे पॉइंट आया तो वो किसका रहेगा, टी एफ नॉट रहेगा, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का। और ई से एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो रहेगा टी एफ, मतलब कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों को भी कंपेयर करें तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी वैल्यू मोर है और इसकी वैल्यू कैसी है, लेस है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, देखो रीजन ऐसा है, फर्स्ट रीजन इज फॉर लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कि एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर लिक्विड द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इनफ टू कॉज द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। जब सिर्फ प्योर लिक्विड है, मतलब कि सॉल्वेंट ही है, सिर्फ प्योर लिक्विड है, तो उसके वो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, तो उनके पास इनफ स्पेस होगी अपने अपने मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई करने के लिए, ठीक है। तो जो चेंज होगा, ठीक है, चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड होगा, वो कैसा रहेगा, उसमें सेम रहेंगे मॉलिक्यूल्स के पास, सेम जगह रहेंगी फ्रीज होने के लिए, राइट, क्योंकि एक ही टाइप का सॉल्वेंट है इस वजह से, ओके। दे हैव, देखो एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स आर लार्ज इनफ टू कॉज द चेंज फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। अच्छी खासी स्पेस रहेंगी स्टेट चेंज करने के लिए, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, मॉलिक्यूल सॉलिड जब होते हैं तो कोर्स हो जाते हैं ना, इस टाइप के हो जाएंगे वो, लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहेंगे, तो ये पास पास आने के लिए, सॉलिड फॉर्म होने के लिए इनफ इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा इनके पास में। लेकिन जब एक सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब हम उसमें क्या डाल रहे हैं, सोल्यूट डाल रहे हैं, तो जब ये सॉल्वेंट था तो इसमें हम अगर सोल्यूट डाल देंगे तो सोल्यूट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनके जो बीच की स्पेस है वहां आके ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो अब इस लिक्विड के पास में स्पेस नहीं रहेगी, तो जब वो जो स्पेस नहीं रहेंगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर उसका जो है वो क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होते जाएगा, कम कम होते जाएगा। यही चीज ये बोल रहे हैं, देखो स्टेटमेंट में,
इन सोल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, है ना। ये जो सॉल्वेंट था इसके बीच में सेपरेशन आ गया, किसके वजह से, ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के वजह से। तो दस द सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। जब वो प्योर फॉर्म में था उसके कंपेयर में सेपरेशन जो है वो कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ये मॉलिक्यूल्स के बीच में। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स था इनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गए, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। सो द टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, टेम्परेचर इज लोवर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टू कॉज द फेस चेंज। जब ये फेस चेंज करेंगे मतलब फ्रीज होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ये अभी हमने ग्राफिकली देखा है कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा लग रहा था, और जब सॉल्यूशन था उसमें फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कम हो रहा था। क्यों कम हो रहा था, इसका रीजन अभी हमने देखा कि सॉल्वेंट जब प्योर स्टेट में है तो उसके पास इनफ स्पेस है एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होने के लिए, लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल बीच में आ जाने की वजह से ये फेज चेंज होने में टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसके वजह से फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, तो फेज चेंज जो है वो कम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जिस पे बेस्ड एक दो फॉर्मूलेज है वो डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट हमको देखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मतलब कि मोलैलिटी को है कांस्टेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगेन मोलैलिटी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा टी एफ को हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल करके के एफ कर देंगे इंटू एम, ठीक है, स्मॉल एम ही है ये मोलैलिटी। और अगर मोलैलिटी की वैल्यू 1 हो जाती है तो डेल्टा टी एफ बिकम इक्वल टू के एफ। के एफ का यहाँ पे एक नाम क्या है देखो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। जब फ्रीजिंग पॉइंट आएगा तो के एफ आएगा कांस्टेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी बन जाएंगी। इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मतलब अगर एक 1 मोलर सोल्यूशन हम ले रहे हैं तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ विल बिकम इक्वल टू, या इट इज द नथिंग बट द डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कि डेल्टा टी एफ। इसका यूनिट भी देखेंगे हम, यूनिट ऑफ के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ अपॉन स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ मतलब टेम्परेचर ही है, ये केल्विन में भी हो सकता और डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता। इसके पहले भी हमने देखा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में। और मोलैलिटी जो है वो किससे डिनोट करते हैं, मोल पर केजी से। तो क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल और डिग्री किलोग्राम पर मोल, इस टाइप का इसका यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट भी आप लोगों को इस फॉर्मूले से ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इसके मोलर कांस्टेंट पे भी पूछते हैं। तो हमको पता है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, अभी हमने देखा। तो इसमें स्मॉल एम की वैल्यू हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में डिराइव की थी कि स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, जहाँ पे W2 और M2 क्या है, इट इज द मास या फिर वेट ऑफ सोल्यूट, इट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी एफ में हम ये M की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू ये सेम वैल्यू पूरी यहाँ पुट करिए 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो देयरफॉर M2 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू W1, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे और पूछते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज प्रैक्टिस करना है, आपको मैन्युअली ही प्रैक्टिस करने हैं सारे न्यूमेरिकल्स, ये बात ध्यान में रखो, ओरली नहीं करना। एक पेन बुक लेके बैठना है, रफ बुक पेन, और राइटिंग में ये डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना है प्लस इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना है, तभी आएगा। ओरली देखने से या लिखने से नहीं होगा, सॉरी ओरली सिर्फ वीडियो देखने से
या बुक में देखने से नहीं होगा, आप लोगों को प्लीज ये प्रैक्टिस करना है राइटिंग में, तो ही आएंगे।